न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट को हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट को जाना। थोड़ी सी इरेगुलरिटी रहती है मस्कुलर सिस्टम में भी, माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे है, जहाँ पे साइनेप्टिक धुरियां होती हैं आपकी, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो, उसमें स्वेलिंग आ जाती है ना, एंटीबॉडीज इकट्ठी होने के कारण। तो ट्रांसमिशन जो है प्रॉपर वहां से नहीं हो पाती है ना। मसल्स जो है कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ऐसी ही एक है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें मसल्स जो हैं धीरे 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 समाप्ति की ओर बढ़ने लगे ना। तो इसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ऑर्थराइटिस है। अर्थराइटिस में क्या होता है? जो ज्वाइंट होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ज्वाइंट में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। गाउट में भी स्वेलिंग आती है, लेकिन गाउट की स्वेलिंग जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इकट्ठे होने के कारण आती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे होने के कारण आती है गाउट, गठिया जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन मास जो है घटने लगता है। बोन मास क्या होता है? घटने लगता है। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं जरा सा वो गिरते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। तो ये इसी कारण से होता है। तो ये थोड़ी सी रेगुलरिटीज थी जो हमें मसल्स के अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर पढ़नी थी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का आपका टेस्ट भी हो गया था। अच्छा, वो उसका हुआ था, एक्सक्रीशन वाले लेसन का हुआ था। ठीक है, इसे भी आप तैयार करके रखें, है ना। तैयारी शुरू कर दें इस लेसन के लिए, इसका भी टेस्ट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे जैसे जीवों का शरीर एक कोशिका से बहु कोशिका की ओर बढ़ने लगता है, तो वो जो कोशिकाएं हैं उनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। उनमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जिसके कारण वे सिंक्रोनाइज होकर किसी ना किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें। इसके लिए उन पर एक कंट्रोलिंग सिस्टम की जरूरत है। इसके लिए इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग सिस्टम की जरूरत। कोऑर्डिनेशन से मतलब यही रहता है कि एक दूसरे के साथ जो है, पहली बात तो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बॉडी का होम्योस्टेटिस बना रहे, होम्योस्टेटिस बना रहे, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो एक सेल का दूसरी सेल के साथ, एक सेल को दूसरे सेल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। एक सेल को दूसरे सेल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, जिसके कारण वे आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके, पूरक बन सके, एक दूसरे क्या बन सके? पूरक बन सके। और यही कार्य कोऑर्डिनेशन कहलाता है। सपोज कीजिए, पूरकता की जब हम बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है एटीपी से। एटीपी को टूटना चाहिए। अगर एटीपी को टूटना है तो भैया दो चीजें बढ़नी चाहिए। एक तो वो सप्लाई बढ़नी चाहिए जिससे एटीपी बन रही है ना। तो वो तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। तो इसके बढ़ने के लिए ऑक्सीजन कहां से आ रही है? लंग से आ रही है ना। लंग्स खींच रहे हैं, तो आपकी श्वसन दर बढ़ जानी चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ वो खींच के प्रॉपर पहुंचे भी सेल्स तक, तो आपका ब्लड प्रेशर भी, हार्ट बीट भी बढ़नी चाहिए। तो यानी आपका हार्ट भी उसके साथ लग गया। यानी हार्ट, लंग्स, आपके मसल्स
ये कोऑर्डिनेट होकर एक विशेष काम को अंजाम दे रहे हैं जो आप कर रहे हैं मूवमेंट का, एक्सरसाइज। और जैसे ही आप एक्सरसाइज रोकते हैं तो धीरे 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 वो डिमांड कम पड़ जाती है, तो आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल आने लगता है। तो ये सारा का सारा काम एक कॉम्प्लीमेंट की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ गया, एक दूसरे के साथ जुड़ गया और ये पूरा संपन्न हुआ। इसलिए हमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये कोऑर्डिनेशन दो तरह से संभव है। कितनी तरह से संभव है भैया? या ये कंट्रोलिंग दो तरह से संबंधित है। एक बाय न्यूरल, न्यूरल कंट्रोल, और एक केमिकल कंट्रोल। ये कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है? पहला क्या है बेटा? न्यूरल कंट्रोल, और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। न्यूरल एंड केमिकल। जब हम न्यूरल की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा हो रहा है कंट्रोलिंग? नर्व्स के द्वारा हो रही है। ये कंट्रोलिंग किसके द्वारा है? नर्व्स के द्वारा। और जब हम केमिकल की बात करते हैं, जब हम केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल का मतलब है हॉर्मोन्स। केमिकल का मतलब क्या है? हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो ये दो अलग अलग कंट्रोलिंग है। इन दोनों की कंट्रोलिंग में अंतर, जो न्यूरल कंट्रोलिंग है वो बहुत फास्ट है, रैपिड है। क्या है? रैपिड है। और जबकि केमिकल कंट्रोलिंग स्लो प्रोसेस। केमिकल कंट्रोलिंग क्या है? स्लो प्रोसेस है। तो आपकी बॉडी को दोनों कंट्रोल की जरूरत है, एक रैपिड कंट्रोल भी चाहिए और दूसरा स्लो कंट्रोल भी चाहिए। अगर कोई चीज रैपिड है तो उसका ड्यूरेशन कम है, और जो स्लो है उसका ड्यूरेशन क्या है? लंबा है, ज्यादा है। तो दोनों प्रकार की कंट्रोलिंग हमारी बॉडी को चाहिए। इस लेसन में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जाने, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जाने। न्यूरल कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है भाई? नर्व, नर्वस सिस्टम है, एक नर्व सेल्स है, नर्वस सिस्टम है? और जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, न्यूरल सिस्टम की हम बात करते हैं, तो न्यूरल सिस्टम का एक इवोल्यूशन, न्यूरल सिस्टम का क्या है बच्चों? एक इवोल्यूशन है। इस इवोल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे जैसे हम यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर में सिंपल से और कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, तो हमारी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम भी उतना ही एडवांस होना चाहिए, तभी उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं? तो बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेन, जो एक ही सेल के बने हैं, उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन उनके प्रोटोप्लाज्म में भी सेंसिटिविटी है, एक्साइटेबिलिटी है। क्या है? एक्साइटेबिलिटी है। प्रोटोप्लाज्म ही एक्साइटेड हो जाता है जो भी कोई स्टिमुली होती है उससे। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं। और आगे बढ़े हम पोरीफर्स। पोरीफर्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ सेल्स। उनकी बॉडी क्या है? एग्रीगेट ऑफ सेल्स है। एग्रीगेट ऑफ सेल्स होते हुए भी अगर हम देखें पोरीफर्स को, तो पोरीफर्स में एक एक्टिविटी हो रही है। उनकी बॉडी में क्या है? ओस्टिया है और एक ओस्कुलम है। तो यहां से वाटर अंदर जाता है और यहां से पानी बाहर आता है। कोई नर्वस सिस्टम यहां पर नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी की जो पिनेकोडर्म्स है, जो बाहर सबसे लेवरिंग है, वो संकुचित हो सकती है, कंट्रैक्शन उनमें हो सकता है। वो रेट ऑफ जो अंदर जाने का और बाहर जाने का वो कंट्रोल कर रहे हैं, हालांकि वो स्वतः है, यानी एक डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और जब हम सिलेंट्रेट पर आते हैं, कहां आते हैं? सिलेंट्रेट पर आते हैं,
तो वहां पर हमें न्यूरॉन्स की दर्शन होते हैं। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ है वो किस में हुआ है? सिलेंट्रेट्स में हुआ है अगर हम फाइलम की बात करें, और एनिमल की बात करें तो हाइड्रा। किसमें दिखाई दिए हमें? हाइड्रा में। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स अभी पढ़ेंगे आप, काफी टाइप के होते हैं। तो इनमें एपोलर टाइप के हैं। एपोल कैसे हैं? एपोलर टाइप के भी बताऊंगा कि पोलरिटी किस बात पे डिपेंड करती है न्यूरॉन्स की, जब हम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एपोलर टाइप के न्यूरॉन्स हमें दिखाई पड़ते हैं किसमें? सिलेंट्रेट्स। क्लियर? तो सिलेंट्रेट वो फाइलम है जिसमें सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ है? नर्वस टिश्यू। नर्व टिश्यू दिखाई दिया है ना? हाइड्रा में हमें न्यूरॉन्स दिखाई दिए हैं। इसके बाद कौन सा फाइलम आता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। कौन आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ्स को यदि हम देखें, एक एनिमल आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स का दिखाई दे रहा है, कौन है ये? प्लेनेरिया। कौन है बेटा ये? प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया वो फाइलम है जिसमें सिर की शुरुआत हो गई, हेड की शुरुआत हो गई, है ना? हम पढ़ा होगा आपने सिफेलोकॉर्डेट, है ना? तो ये सिफेलोकॉर्डेट नहीं है, लेकिन सिफेल की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स से हुई है। हेड कौन सा रीजन होता है? हेड वो रीजन होता है जहां से कोई भी प्राणी मूव करने की कोशिश करता है, जिधर से कोई प्राणी मूव करता है। तो यहां पर आई स्पॉट दिखाई देता है, इसमें क्या दिखाई देता है? आई स्पॉट दिखाई देता है। और अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल गैंग्लियन और लेटरल नर्व्स के साथ उनका नर्वस सिस्टम काफी प्रिमिटिव टाइप का है। एक लैडर टाइप जो है नर्वस सिस्टम हमें किसमें दिखाई देता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में दिखाई देता है। हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे इवोल्व हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद एनिलिड्स। क्या है? हेलमिन्थ्स के बाद कौन है? एनिलिड्स है। एनिलिड्स में आपने पढ़ा था अर्थवर्म है। अर्थवर्म में आपने देखा था कि एक नर्व रिंग भी है। नर्व रिंग क्या है? एक तरह का गैंग्लिया है, गैंग्लियन है। क्या है? क्या होते हैं गैंग्लियन? जब आप नर्व सेल को पढ़ेंगे तो नर्व सेल में आप देखेंगे उसके कुछ पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट होता है उसका सेल बॉडी। तो जो सेल बॉडी का गुच्छा हो जाता है, एक जगह गुच्छा हो जाता है, दैट इज नोन एज गैंग्लियन। उसे हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन। उसे ही गैंग्लियन कहते हैं, जहां पे सेल बॉडी का एक बंच बन जाता है। तो इसमें एक गैंग्लिया है, और वहां से कितनी नोटोकॉर्ड निकल रही है अर्थवर्म में? दो। याद करो अर्थवर्म को। कौन सी साइड में होंगी वो? डोर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल साइड में हो। कौन सी साइड में होंगी? वेंट्रल साइड में होती। कहां होती है बच्चों? वेंट्रल साइड में होती है। इज दैट क्लियर? गैंग्लियन भी है जिसे हम एक ब्रेन का प्रारंभिक मान सकते हैं, और टू वेंट्रल नर्व कोड है। टू वेंट्रल क्या है? नोटोकोड नहीं कहना चाहिए, नर्व कोड कहना चाहिए उसे। नर्व कोड है जो वेंट्रली लोकेटेड। ठीक है। उसके बाद हम आर्थ्रोपोड्स में देखें, आर्थ्रोपोड में भी मस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और मोलस्क में आके तो बाकायदा ब्रेन भी आ जाता है मोलस्क में है। अच्छा, इनवर्टिब्रेट में जो सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट माना जाता है ब्रेन के मामले में, वो जानते हैं कौन है? कौन? इनवर्टिब्रेट में कहा है इनवर्टिब्रेट, नोट है, इट इज ऑक्टोपस। इट इज ऑक्टोपस। कौन है? ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में
ब्रेन भी होता है ना। और एक ऑक्टोपस तो बहुत मशहूर हुए थे, एक ऑक्टोपस बहुत मशहूर हुए थे। डॉक्टर पॉल, क्या नाम था उनका, ऑक्टोपस का नाम ही रखा गया था। फुटबॉल मैच होता है ना, तो वो भविष्यवाणी करते थे कि कौन सी टीम जीतेगी कल मैच में, है ना। उस ऑक्टोपस के सामने अलग अलग कंट्री के फ्लैग रख दिए जाते थे। अब जिस भी फ्लैग पे वो अपनी आर्म से जकड़ लेता था, तो इसका मतलब ये होता था वो टीम जीतेगी, और वहां कहता वो जीतती थी। तो वो तो एक मशहूर हुआ था ऑक्टोपस, होगा आप कहीं, लेकिन एक साल उनका काफी वो मशहूर हुए थे ऑक्टोपस। अब उसके बाद आते हैं हम वर्टिब्रेट्स। कहाँ थे बच्चा? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में जैसे जैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम भी काफी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। और वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा विकसित होता है, उनमें मैमल्स में सबसे ज्यादा विकसित है, और मैमल्स में भी ह्यूमन में सबसे ज्यादा विकसित नर्वस सिस्टम होता है ना। ह्यूमन में भी सबसे ज्यादा क्या विकसित होता है? नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? इवोल्यूशन समझ में आया? सबसे पहले कहां मिला हमें नर्वस सिस्टम? सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, है ना। सिफेलिस कहां से शुरू हुआ? प्लेनेरिया। कहां से शुरू हुआ? प्लेनेरिया से शुरू हुआ, यानी कि प्लेटी हेलमेंथिस से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ है? प्लेटी हेलमेंथिस में शुरू हुआ। ये पॉइंट भूल जाए, ठीक है ना। जो हमने हाइड्रा में हमारी नर्व सेल थी वो प्राइमरी टाइप की सेल थी, जिन्हें हम क्या नाम दिया गया? एपोलर है। एपोलर है जिसमें केवल सेल बॉडी, इसमें केवल क्या है बेटा? सेल बॉडी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई है? अब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, या न्यूरल सिस्टम से ही चलेंगे हम, न्यूरल सिस्टम। ये दो टाइप का है बच्चों। कितने टाइप का है? नर्वस सिस्टम को अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये दो टाइप में डिवाइडेड। नंबर एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड नंबर दो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है ब्लैक बोर्ड पे, CNS एंड PNS। वो इसलिए लिखी है क्योंकि यही टर्म जो है फिर बार बार यूज होगी, पूरा टर्म ना लिख के इन शॉर्ट टर्म का ही हम इस्तेमाल करते हैं। बुक्स में भी ऐसे ही शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको पता होगा। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, वो सेंटर पॉइंट है। इसके अंदर दो हिस्से आते हैं। नंबर एक, ब्रेन, और दूसरा कौन आया है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो हमारे मेन नर्व ऑर्गन्स हैं, जो पूरे के पूरे कंट्रोलिंग को, रेगुलेशन को सेंटर पॉइंट है। क्लियर? PNS की बात करें, PNS में क्या है? PNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व, एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व, ये आती हैं इसके अंदर, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है भैया? कौन रखा गया है इसके अंदर? क्रेनियल नर्व, एंड दूसरी स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये तो नर्व्स है, ये तो क्या है? नर्व्स है। और अगर हम PNS की बात करें,
तो ये फर्दर टू टाइप का है। पीएनएस फर्दर कितने टाइप का है? टू टाइप का। एक सोमैटिक और एक ऑटोनोमस। एक सोमैटिक और एक ऑटोनोमस। सोमैटिक क्या है भाई? सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी वो नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत वो नर्व्स आती हैं जो सीएनएस से निकलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है, और ऐसे ऑर्गन्स में जाती हैं जो वॉलेंट्री, जो इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, यानी हमारे स्केलेटल मसल्स। क्या है? हमारे स्केलेटल मसल्स है, जिनके बारे में आपने अभी इससे पिछले लेसन में पढ़ा है। तो वो सारी की सारी नर्व्स किस में आएंगी भैया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। क्लियर? और ऑटोनोमस में कौन आएंगी? जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्मूथ मसल्स को जा रही है। कहां कहां जा रही है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड इनवॉलेंट्री मसल, यानी स्मूथ मसल्स को हमारी जो नर्व्स जा रही है वो किस में आई है? ऑटोनोमस में। ऑटोनोमस फिर फर्दर दो डिवाइड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिटेल के बारे में। एनसीईआरटी में एक और सिस्टम लिखा हुआ, विसरल नर्वस सिस्टम, है ना? विसरल नर्वस सिस्टम। ये विसरल नर्वस सिस्टम क्या है भाई? ये क्या है? देखो, नर्व्स में नर्व सेल्स अकेली नहीं होती, नर्व सेल्स के अलावा उसके सपोर्टरी सेल्स भी हैं, बहुत सारे टिश्यूज भी हैं, गैंग्लियन भी बना रहे हैं, प्लेक्सिस भी बना रहे हैं, वो फाइबर्स भी बना रहे हैं, फाइबर्स भी हैं। तो ये सब मिलके, जिसमें नर्व भी आएंगी, फाइबर भी आएंगी, गैंग्लियन भी आएंगी और प्लेक्सिस भी आएंगी, ये सब मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं दैट इज नोन एज विसरल नर्वस सिस्टम। इसे हम क्या कह रहे हैं? विसरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? सोमैटिक आया है, ऑटोनोमस आया, उसके साथ साथ विसरल भी आया। तो विसरल में क्या क्या आएंगे? विसरल में क्या आगे? अब तक आपने देखा इसमें हमने केवल नर्व्स का जिक्र किया, नर्व्स के अलावा और कोई बात नहीं की। लेकिन नर्व्स के अलावा क्या आ जाए? फाइबर भी आ जाए, गैंग्लियन भी आ जाए, प्लेक्सिस भी आ जाए, ये सब के सब क्या मिलके कहलाते हैं? विसरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? विसरल और ऑटोनोमस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये जो नर्व्स हैं इसका एक एक और क्लासिफिकेशन जो है एनसीईआरटी में दिया गया, एफरेंट एंड इफरेंट। ये भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। भैया, एफरेंट और इफरेंट, बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कोई मैसेज लेके आ रहा है, जो नर्व्स, वो एफरेंट है, और जो यहां से लेके जा रही हैं वो इफरेंट है। क्लियर? समझ में आया? एफरेंट और इफरेंट। जो मैसेज लेके आ रही है वो कौन है? एफरेंट। और जो यहां से लेके जा रही है वो फ्रेंड। एक क्लासिफिकेशन हमारी एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, अफ्रेंट और इफ्रेंट का, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां तक मैं समझता हूं सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होंगी बातें। इसमें कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो कंफ्यूजन का है आपके? है?
अब बात हो रही है जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसकी यूनिट क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है इसकी, न्यूरॉन। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। तो हम जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने, है ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने। ठीक है। न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की सेल्स है, माइक्रोस्कोपिक सेल, है ना, जिसके 3 पार्ट है। न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, हम टिपिकल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। एक टिपिकल न्यूरॉन की जब हम बात करें तो एक न्यूरॉन के बच्चों कितने पार्ट होंगे इसमें, 3। अभी मैंने जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरॉन में कितने हिस्से होते हैं। तो न्यूरॉन के बेटा कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। और सबसे मेन हिस्सा कौन है, सेल बॉडी, सेल बॉडी। दूसरा है डेंड्राइट्स, और तीसरा है एक्सॉन। तीसरा कौन है, एक्सॉन। ठीक है। जो सेल बॉडी है वही वास्तव में इसका मेन पार्ट है। मेन पार्ट इसलिए है क्योंकि इसी पार्ट में इस न्यूरॉन का इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस है। आप इससे पहले जान चुके हैं, ये ही हमारी बॉडी की सबसे कैसी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है। इसमें सेंटर में एक ही न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है सेंट्रली। और इसके अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या है इसका, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में एक चीज मैं बता दूं अलग से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की है, एक स्मूथ और एक रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, एक स्मूथ और एक रफ। और जो रफ है वो बना रही है राइबोसोम्स, रफ पे है राइबोसोम।
लेकिन यहां पर जो राइबोसोम्स हैं इसके स्पेसिफिक हैं, दे आर नोन एज मिसल्स ग्रेन्यूल्स। उनके उन्हें हमने क्या कहा गया है? मिसल्स ग्रेन्यूल। और ये जो मिसल्स ग्रेन्यूल्स हैं बच्चे, ये केवल सेल बॉडी में नहीं है, कहां तक फैले हुए हैं? हैं? कहां तक फैले हुए दिखाओ। इसलिए मैंने अलग कलर से किया है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। कहां तक फैले हुए हैं? डेंड्रॉइड तक फैले हुए हैं, डेंड्रॉइड तक भी फैले हुए हैं। तो साइटोप्लाज्म तो है ही बीच में, ये साइटोप्लाज्म। से थोड़ा सा मैं इस स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी हो गया है, क्योंकि जब नर्व इम्पल्स को आप देखेंगे तो उसमें ये हेल्प करेंगी चीजें। मिसल्स का ना जो ग्रीन ग्रीन डॉटेड मैंने बनाए हैं, ये क्या है? हालांकि थोड़े से ज्यादा बन गए इसमें, लेकिन समझ लेना कि मिसल्स का है। सेल बॉडी, ये जो मिसल्स ग्रेन्यूल्स हैं बच्चों, क्या है? मिसल्स ग्रेन्यूल है, दे आर ग्रे इन कलर। क्या है? कलर में कैसे होते हैं? ग्रे कलर होते हैं। आपने देखा होगा जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के बारे में आप जानते हैं, है ना? व्हाट इज ग्रे मैटर? ग्रे मैटर क्यों बन रहा है वो? दैट इज ड्यू टू मिसल्स ग्रे मैटर। और व्हाइट मैटर कैसे है? अभी आप पढ़ेंगे जो एक्सोन वाला हिस्सा है, उसके ऊपर एक शीट होती है, माइलिन शीट जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? माइलिन शीट। एंड दैट इज व्हाइट इन कलर। तो जहां पर उनकी भरमार होती है, दैट इज व्हाइट मैटर। और जहां पर सेल बॉडी की भरमार होगी, दैट इज ग्रे मैटर, है ना? तो सेल बॉडी मैंने बताया बीच वाला हिस्सा है मेन, उससे कई प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। इन प्रोजेक्शन की जो फाइबर्स ब्रांचेज हैं, फाइबरस जो ब्रांचेज हैं, दे आर नोन एज डेंड्रॉइड्स। ये ही इंपल्स को ग्रहण करती हैं। यही इंपल्स को क्या करती है? ग्रहण करने का कार्य करती है। उसके बाद एक जो प्रोजेक्शन है वो सबसे लंबा है। एक प्रोजेक्शन क्या है? सबसे लंबा है। और जो सबसे लंबा प्रोजेक्शन है, दैट इज नोन एज एक्सॉन। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? एक्सॉन के नाम से हम जानते हैं। एक्सॉन्स के चारों ओर एक विशेष प्रकार की न्यूरोग्लिया टिश्यू है, और न्यूरोग्लिया टिश्यू की सेल है, दैट इज स्वान सेल। कौन सी सेल है? स्वान सेल। एक तरह का न्यूरोग्लिया है, ये इसके चारों तरफ है स्वान सेल्स। और ये स्वान सेल बच्चों कुछ नर्व फाइबर में, न्यूरॉन्स में एक शीट सिक्रीट कर लेती है अपने चारों तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट। सब में नहीं करती, कुछ में कर ले। तो उसी शीट का नाम क्या है बच्चों? माइलिन शीट। ये स्वान सेल दिखा रहा हूं मैं, और स्वान सेल ने चारों तरफ कौन सी शीट बना ली है? ये कौन सी शीट बना ली है इसने चारों तरफ? है माइलिन शीट। कौन सी शीट बना रही है बच्चे? माइलिन शीट। ये स्वान सेल है, एंड इट इज
माइलिन शीट। माइलिन शीट एक अच्छा इंसुलेटर है। माइलिन शीट क्या है? एक अच्छी इंसुलेटर है। लेकिन ये माइलिन शीट जो है कंटिन्यूअस नहीं है, पूरी तरह से पूरी एक्सोन को घेरे हुए नहीं है। कहीं कहीं पर उसके बीच में छुटा हुआ है भाग है, पैचेस है, एंड दैट इज नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ, दे आर नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। एक्सॉन पूरी लंबाई में फैला हुआ है और आखिर में जाके ये ब्रांचेस में बट जाता है, दैट इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल की जो सबसे लास्ट ब्रांच है, दैट इज नोन एज टीलोएंड्रिया। और उनके जो सिरे हैं, दैट इज नोन एज साइनेप्टिक नोब। इन्हें हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक जो नोब है उसमें वेसिल्स हैं, और इन वेसिल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। इन वेसिल्स में क्या भरे रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। ये जो हिस्सा है इनमें वेसिल्स हैं, और इनमें कौन भरे रहते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आया? सबसे टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया समझ में आ गया? तो मेन बॉडी कौन है बेटा? सेल वॉल, क्योंकि उसमें उसका क्या है? न्यूक्लियस है। हाँ, एक इसमें ट्रिगर जोन भी, एक्सोन में एक क्या है? यहां पर ट्रिगर जोन है। कैसा जोन है बेटा? ट्रिगर जोन है। ये वास्तव में डिसीजन जोन भी है। कोई इंपल्स है ना, आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका डिसीजन यही ट्रिगर जोन में होता है। इसे डिसीजन जोन भी कहते हैं। क्लियर आई ये बात है? अब सभी की सभी न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है उसमें इनमें से कितने हिस्से मौजूद हैं। उस आधार पर ही जो न्यूरॉन्स हैं वो एपोलर हो सकते हैं, यूनिपोलर हो सकते हैं, सूडोपोलर हो सकते हैं, बाइपोलर हो सकते हैं, मल्टीपोलर हो सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने? पहले एपोलर। एपोलर में क्या होगा? एपोलर में सेल बॉडी तो है, लेकिन ना कोई एक्सोन है, ना कोई डेंड्राइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि एपोलर बॉडी से ब्रांचेस नहीं निकलती, ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन वो अनडिफाइंड क्या है? उसमें कोई भी एक्सोन का काम कर सकता है, कोई भी डेंड्रोन का काम कर सकता है, कोई भी संवेदना ला सकता है, कोई भी भेज सकता है। जैसे मैंने देखा जब हाइड्रा का चित्र बनाया था, मैंने नाम तो मैंने एपोलर लिया था, लेकिन आपने देखा सेल्स बनाई थी ऐसी। हाँ, ये बात निश्चित है कि एपोलर में ना एक्सोन है, ना डेंड्राइट्स है, लेकिन ये भी निश्चित है कि उसमें से आउटग्रोथ निकली हुई है, लेकिन दे आर अननेम्ड अनडिफाइंड। इज क्लियर? तो देयर इज इनवर्टिब्रेट्स में अपोलर जो है न्यूरॉन्स मिलते हैं। ठीक है बच्चे? फिर उसके बाद एपोलर के बाद क्या है? यून यूनिपोलर। क्या है बच्चे? यूनिपोलर। यूनिपोलर कहां से निकलती है भैया? जिनमें
एक ही, और एक कौन है वो एक्सोन, एक कौन है वो एक्सोन। बल्कि ये ज्यादा सही है। यूनिपोलर, मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं। किस स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर पाए जाते हैं। एक दूसरे क्या बताया मैंने, सूडोपोलर। सूडोपोलर एक तरह के यूनिपोलर ही है, सूडोपोलर एक तरह के क्या है बेटा, यूनिपोलर ही है। उनमें से एक्सोन निकलता है, लेकिन निकलते ही दो भागों में बट जाता है, दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। एक उनमें से डेंड्राइट की तरह कार्य करने लगता है, हालांकि है वो एक्सोन, और एक तो एक्सोन है ही है ना। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बेसिस हैं, वहां पर इस प्रकार की न्यूरॉन्स जो हैं पाए जाते हैं, जो सूडो यूनिपोलर या सूडोपोलर, ठीक है, सूडो यूनिपोलर। क्लियर। तीसरे प्रकार के क्या बताया मैंने, सूडो यूनिपोलर। चौथा हो गए बच्चे बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होगा, सेल बॉडी है, एक डेंड्रॉइट है, एक एक्सोन। क्लियर। आपके रेटिना में मिलते हैं इस तरह, कहा मिलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, कहा मिलते हैं, रेटिना में मिलते हैं। और पांचवें प्रकार के कौन है बच्चा, मल्टीपोलर। पांचवा प्रकार किसका है, मल्टीपोलर का। मल्टीपोलर कहां मिलते हैं, कहां है मल्टीपोलर, एक्सोन में। वेरी गुड, खड़े हो जाओ। ये बच्चा कह रहा है मल्टीपोलर न्यूरॉन एक्सोन में मिलते हैं। इस बच्चे की बात सही है या गलत, सहारनपुर राजकीय इंटर कॉलेज में आता है, ये बात सही है या गलत है, राजकीय इंटर कॉलेज सहारनपुर में आ रहा है, ये बात सही है या गलत है, सही। आपने क्या जवाब दिया, मल्टीपोलर न्यूरॉन, यानी ये पूरा न्यूरॉन एक्सोन में मिलता है। आपकी बात का मतलब ये हुआ, क्या ये सही है या गलत है, आपने सही बात कही या गलत, गलत। तो सही क्या होनी चाहिए, साइटोन। एक और गलती बैठ जाओ बस, अब गलती समझ जाओगे बस। मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे जो शेष नर्व बच गई हैं सारी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनमें सब में मल्टीपोलर न्यूरॉन ही पाए जाते हैं। क्लियर। मल्टीपोलर क्यों कहा इन्हें, तू बता बेटा, इन्हें मल्टीपोलर क्यों कहा, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन क्यों है, मैं इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोल रहा हूं, इसे क्यों कहा मैंने मल्टीपोलर न्यूरॉन, आप बताओ, बताओ, इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन क्यों कहा मैंने। हाँ सैनी, अब बताओ बेटा। सर इसमें सिंगल एक्सोन है और मैनी टेंडेंट्स है। इसके कई पोल हैं बेटा, एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, पांच पोल, और ये एक और देखा, ये तो मैंने टिपिकली बनाया है छह, छह से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी दो से ज्यादा होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसमें कई पोल्स हैं, वन एक्सोन मैनी डेंड्रॉन, तो मल्टीपोलर होगी, है ना। बैठ।
एपोलर डेंड्रॉन से क्या समझते हैं? मल्टीपोलर तो इसने बता दिया, एपोलर डेंड्रॉन से क्या समझते हैं? एपोलर, बता बेटा। ए मैंने होता है, ए मैंने नहीं, ए का मतलब होता है नहीं। अब तो बताओ, एपोलर अध्रुवीय, तो बता देना चाहिए था, बहुत इजी था ये, तो ये भी बता देगी। हैं, तो बता दे, इतना दिमाग लगा लिया होगा, इतना भी दिमाग नहीं लगाया। हाँ सर जी ने मुझे बताया था पिछले वाले से। कितने बच्चे जानते हैं ए पोलर का मतलब क्या होना चाहिए? मैंने पढ़ा दिया ये। सर जी, कितने बच्चों को पता लग गया? हाँ बेटा, क्या होता है? जिसमें केवल सेल बॉडी है, ना एक्सोन है कोई, ना डेंड्राइट है। मैंने ए पोलर, ए मैंने नहीं कहा था ध्रुवीय। जब बहु ध्रुवीय में बहुत सारे डेंड्राइट और एक्सोन आ रहे हैं, एक एक्सोन, तो ए पोलर में तो परिभाषा बन सकती थी। बैठो, ए पोलर, अगर ए पोलर ये है, तो बेटा यूनिपोलर क्या है? यूनिपोलर, हाँ, खड़े हो जाओ, चुप जो है, ये बताएगी ए पोलर क्या होता है। एक एक डेंड्रॉन, डेंड्राइट, पहले तो डेंड्रॉन ना हटा दो, डेंड्राइट शब्द यूज कर रहा हूं मैं, डेंड्रॉन शब्द यूज नहीं करना, डेंड्राइट शब्द यूज करना है, ठीक है? हाँ, एक डेंड्राइट हो, हाँ वंशिका, जिसमें केवल एक एक्सॉन हो और एक डेंड्राइट हो। यूनिपोलर, अभी आपने कहा था उसमें एक डेंड्राइट हो, वो कह रही है एक एक्सॉन हो, तो आप क्या कह रहे हैं? दोनों, बिल्कुल। अभी देखते हैं, अभी तीसरे बच्चे से पकड़ेंगे, यही तो कंफ्यूजन दूर करना है हमें, यही कंफ्यूजन तो दूर करना है। अनम, डेंड्राइट इज एब्सेंट। यूनिपोलर का मतलब एक ही पोल, या तो भाई डेंड्राइट होगा या एक्सोन होगा। हमने कहीं नहीं कहा मल्टीपोलर के अलावा या बाइपोलर के अलावा और किसी में डेंड्राइट है ना। तो वो जो पोल है वो केवल कौन है? एक्सोन ही। वो कौन है? समझो इसका कारण। भाई संवेदना को ग्रहण करने का काम तो उसकी बॉडी सरफेस भी कर सकती है, बिना डेंड्राइट के भी कर सकती है, हालांकि वो उतना परफेक्शन नहीं है, लेकिन उसे लेके जाने का काम तो एक धागा ही करेगा, लंबा धागा ही करेगा, जिसे हमने एक्सोन नाम दिया है ना। तो एक एक्सोन होता है, डेंड्राइट उसमें नहीं होता, यूनिपोलर। बैठो वंशिका। बाइपोलर डेंड्रोन न्यूरॉन में क्या होगा? बाइपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होगा और एक एक्सोन होगा, बस। आगे नहीं बोलो, जितना पूछा जाए उतना। ये आप देख रहे हैं, तू बैठ जा, हाँ, खड़ा हो जा बेटा। आप खड़े हो जा, क्या नाम है आपका? फरहा बेटा, ये बताओ, इन्होंने कहा बाइपोलर में एक डेंड्राइट होगा, एक एक्सोन होगा। पहली बात तो ये बताओ, इन्होंने सही कहा या गलत कहा? सही कहा। चलिए, अब यहां पर आते हैं, ये हमें न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, इसमें से कितने पोल दिखाई दे रहे हैं हमें? हैं, दो। तो ये क्या हुआ, यूनिपोलर या बाइपोलर? तो जब दो दिखाई दे रहे हैं, तो अब इसने कहा कि जिसमें दो दिखाई दे वो बाइपोलर है, और आपने कहा इसमें दो पोल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सर? तो ये यूनिपोलर हुआ कि बाइपोलर हुआ? है, बाइपोलर। तो ये संरचना क्या है? बाइपोलर है। और ये संरचना क्या है? यूनिपोलर है। ये संरचना क्या है? यूनिपोलर है। तो ये संरचना क्या है? ये ए पोलर है। ये ए पोलर है, तो ये क्या है?
अब तुम्हारा सारा मिक्स हो गया, है ना? तुम देखो, ध्यान करो, ध्यान करो। बहुत छोटी सी पकड़ने वाली बात मैं बता रहा हूं। सेल बॉडी से देखो कितने पोल निकल रहे हैं, सेल बॉडी से। कहां से पकड़ना है? सेल बॉडी से पकड़िए। सेल बॉडी से कितने, ये सेल बॉडी है, कितने पोल निकले यहां से? सेल बॉडी से कितने पोल निकल रहे हैं? सेल बॉडी ये है, यहां से कितना निकल रहा है? तो फिर ऐसे तो ये एक्सॉन निकला है, इसे भी आप कह देंगे मल्टीपोलर हो गया ये, इसे भी मल्टीपोलर मान लोगे? तो नहीं मानते आप। तो ये क्या पोलर है? एक पोलर है। लेकिन दिख कैसा रहा है? और जो भ्रम पैदा कर दे, जो झूठापन पैदा कर दे, वो कौन है? झूठा है, सूडो है। वो कौन है? झूठा है, सूडो है। सूडोपोडिया, है ना? वो नाम से है सूडोपोडिया। पैर नहीं है, फूट पाद है, पैरों जैसे ही है लेकिन पैर नहीं है। ऐसे ही ये पोलर नहीं है, सूडो यूनिट है ना? बैठो फरहा। अब सब बच्चों को क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? ये बच्ची भी आ गई, आज तो पहली बार आई है। मन बना के आई ना, पूरा पढ़ना है, लग जाओ बस। हाँ, हाँ बेटा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक मिनट, सारा रिवाइज करा दो इसे, और सब बच्चों को बता दो। नॉन पोलर में क्या होगा, ए पोलर में क्या होगा? ए पोलर यूनिपोलर में एक एक्सॉन और सिंगल एक्सॉन में क्या अंतर है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो, और कोई मतलब नहीं है। ए पोलर का मतलब, ए मैंने नहीं, पोलर मैंने पोल। पोल किससे बन रहे हैं? डेंड्राइट और एक्सोन से। तो जब ए कह रहा हूं मैं, ए मींस नहीं, पोलर मैंने पोल, तो इसका मतलब क्या बच गया? अकेला सेल बॉडी बच गई। इसमें केवल सेल बॉडी है, कोई डेंड्रॉइट नहीं, कोई एक्सोन, है ना? ये बच्ची बीच वाली खड़ी होगी, ए पोलर का कोई एग्जाम्पल कहां पाए जाते हैं? पोलर इनवर्टिब्रेट्स कहां पाए जाते हैं? ये मल्टीपोलर है कि ए पोलर है? क्यों, ये और ये तो एक जैसे से दिख रहे हैं मुझे, तो इन्हें ए पोलर क्यों कहा? इसमें एक्सान नहीं है, जिसमें एक्सान नहीं होता उन्हें ए पोलर। डेंड्राइट है ये, इसमें ना एक्सान है ना डेंड्राइट। आउटग्रोथ तो है, बट दे आर नॉट मेंटेन पोलरिज्म, पोलैरिटी नहीं बना रहे हैं। ठीक है ना? बैठो, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? बैठो, तुम्हारे हो गया। ये बच्ची खड़ी होगी, इससे आज पहली बार आई है। नाम क्या है आपका? इस्माइल? मुश्किल नाम है। अस्माइल, अज, अज 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 का अज। अच्छा, ठीक है बेटा, ये बताओ, ये जो यूनिपोलर दिखाया मैंने, एक्सॉन दिखाया, यूनिपोलर समझिए क्यों है ये? आप लेट आए? बैठ जाओ, लेट आए तो बैठ जाओ, कोई बात। कल को रिवाइज करके आना है लेकिन, है ना? लेट आए तो बैठ। इधर सबको क्लियर हो गया? इधर सब बच्चों क्लियर हो गया? यूनिपोलर का कोई एग्जाम्पल बता दो, तो फिर चुपचाप बैठो, या तो सीधे बैठो, समझो। यूनिपोलर आ गया समझ में सब बच्चों को? नॉन पोलर आ गया, या एपोलर जिसे हम कहते हैं, बाइपोलर, है ना? चलिए ठीक है। रेटिना में कौन से होते हैं? बाइपोलर। क्या उनसे होते हैं? बाइपोलर। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई है। अब इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है।
अब इनमें नर्व्स में क्या होती हैं भैया, इम्पल्स आएगी और वो ट्रांसमिट होगी। लेकिन इम्पल्स के ट्रांसमिशन से पहले, उसके मैकेनिज्म को समझने से पहले कुछ बातें हमें समझ लेना बहुत जरूरी। ये जो एक्सोन है बच्चे, कौन है, एक्सोन। एक जो सबसे लंबा पदार्थ जो है सेल बॉडी से निकल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इन बातों को, मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक्सॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। एक्सॉन के बाहर जो इसकी मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बच्चा इसे एक्सोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्सोलेमा। ये एक प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, एक प्रकार की क्या है, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, भाई सेल है, सेल के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, एक्सोन के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। इसका नाम क्या है, एक्सोप्लाज्म। कहानी यहां पे शुरू होती है, एक्सोलेमा, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोलेमा पे कहानी कहां से शुरू होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोलेमा से। एक्सोलेमा का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इसका इंपल्स का कंडक्शन जो है प्रॉपर समझ पाएंगे। ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई है, जैन खड़े हो जाओ। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सामान्यतः जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल पढ़ ली होगी बॉटनी में, सेल पढ़ी है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ी होगी। किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। क्या हो गया तुम्हें, न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी, किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। आप देख रहे हैं उसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों, लिपिड और प्रोटीन दोनों है, फॉस्फोलिपिड। बैठ जाओ जैन, क्या आज तुमने गलत बता दिया बस। आज तुम्हारा दिमाग जो है पढ़ाई में नहीं है। ये जो लिपिड है बच्चों, ये एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है आयंस के लिए, यानी आयन को अपने अंदर से नहीं जाने देता। सेल के अंदर अपने अंदर बाहर से आयंस को बिल्कुल भी जाने नहीं देता। अब फिर कहां से जाएंगे भाई, इसके लिए सेल्स के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो अलाउ करते हैं आयंस को अपने अंदर से जाने के लिए, एक्सोप्लाज्म। और ये जो बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं चैनल। इन प्रोटीन के जो अलाउ करते हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, चैनल। क्या नाम दिया है बेटा, चैनल। और है, दोबारा रिपीट करूं, छोटी सी बात बताई मैंने, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ाई होगा इसमें, और बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, दीज आर प्रोटीन, एक्चुअली दीज आर चैनल्स। ये बीच बीच में अलाउ करेंगे। अब ये चैनल्स चार प्रकार के हैं। चैनल्स कितने प्रकार के हैं, चार टाइप के चैनल्स हैं। नंबर एक, लीकी चैनल। नंबर एक क्या है, लीकी चैनल। ठीक है बेटा, लीकी चैनल हम इन्हें बोल। नंबर दो है लाइगेज चैनल, लाइगेज चैनल। दूसरे क्या है, लाइगेज चैनल।
नंबर 3 है वोल्टेज गेटेड चैनल। नंबर 3 क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये मैकेनिज्म में आएंगे चैनल्स, फिर आप कहेंगे ये क्या आगे है। वोल्टेज गेटेड चैनल। और नंबर 4 है मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल। चैनल्स की पहले तो एक खास बात समझ लो। नंबर 1 बात, कोई भी चैनल किसी विशेष आयंस या मॉलिक्यूल्स के लिए ही पैसेज देता है, एंट्री देता है। ठीक है। नंबर 2 चैनल की खास बात, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं जोड़ दे के बोल रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनना है। चैनल्स या तो वन वे होते हैं। चैनल्स हमेशा क्या होते हैं? वन वे। पहला मैंने पॉइंट बताया स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए होंगे। दूसरा क्या बताया मैंने? वन वे। या तो अपने अंदर से जाने देंगे या बाहर, या तो अंदर आने देंगे या बाहर जाने देंगे। वन वे हैं चैनल्स। ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आ गए चैनल्स के या नहीं आए सब बच्चों को? पहला है बेटा किसी स्पेसिफिक आयन या मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम है तो सोडियम को ही देने, पोटेशियम को नहीं देने के, कैल्शियम को नहीं देने के अपने अंदर, यानी स्पेसिफिक हो। दूसरे, एक चैनल की एंट्री है या तो वो एंटर वन वे है ट्रैफिक, या तो अंदर जाएगा या उससे बाहर है। ये नहीं कि उसी से अंदर आ रहा है उससे बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये 2 पॉइंट चैनल्स के बारे में ध्यान रख। क्लियर? अब तीसरा, इनके जो ये नाम दिए गए हैं ये क्यों दिए गए, जरा ये देख लें। जो बेटा लीकी चैनल है ये लगातार अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं, इन्हें स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है किसी। लगातार खुलते रहते हैं और बंद होते रहे, खुलते रहेंगे और बंद होते रहेंगे। ये 2 तरह के, एक सोडियम लीकी चैनल, एक पोटेशियम लीकी चैनल। लीकी चैनल कितने प्रकार के हैं बेटा? 2 प्रकार के हैं, एक सोडियम लीकी चैनल और एक पोटेशियम लीकी चैनल। ये बातें इसलिए समझानी पड़ रही हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने इन सबका जिक्र कर दिया है अपनी थ्योरी को समझाने, है ना। तो इसलिए वो वहां पे कॉम्प्लेक्स आपका क्रिएट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा प्राइमरी इनके बारे में आपको बता रहा हूं। खास बात याद रखो, एक और खास बात आ गई। हाँ, सपोज कीजिए ये सोडियम लीकी चैनल है और ये सोडियम लीकी चैनल है और ये पोटेशियम लीकी चैनल, 2 अलग अलग कलर से मैंने बनाए हैं। ठीक है। जो सोडियम लीकी चैनल है वो केवल एंट्री देगा सोडियम को, जो ईसीएफ है। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड, उससे अंदर एंट्री देगा सोडियम को। इसकी एंट्री अंदर की साइड है सोडियम लीकी चैनल की। ईसीएफ से अंदर, या अंदर कौन हो गया? अंदर तक जो प्लाज्म शुरू हो गया। ठीक है। और जो पोटेशियम लीकी चैनल है वो अंदर से बाहर, यानी साइटोप्लाज्म से ईसीएफ की तरफ पोटेशियम आयन को निकालेगा। यानी सोडियम के लिए रास्ता क्या है? अंदर की तरफ। पोटेशियम के लिए बाहर। पंप की बात बाद में करूंगा, अभी पंप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। अभी चैनल्स की बात कर रहा हूं। अभी पंप से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पंप बाद में आएंगे। क्लियर हो गया इतना? तो मैंने बताया कि जो लीकी चैनल है बच्चे, वो केवल हमेशा खुले रहते हैं और बंद होते रहते, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद है। खुलेंगे तो एंट्री दे देंगे, जिस तरफ बैठती है पोटेशियम खुलेगा तो अंदर से बाहर चला जाएगा पोटेशियम, बंद होगा तो ना अंदर से जाएगा ना बाहर से जाएगा। सोडियम वाला खुलेगा तो बाहर से सोडियम क्या आ जाएगा? अंदर।
ठीक है, बंद होगा तो बाहर से सोडियम अंदर नहीं आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं, ना तो परमानेंट क्लोज होते हैं ना परमानेंट बंद, ये चलते रहते हैं। नंबर दो क्या है? लाइगेज चैनल। लाइगेज चैनल क्या होते हैं बच्चे? इसके लिए कोई पदार्थ चाहिए, कोई केमिकल चाहिए, जिससे ये उत्तेजित होकर खुल सके या बंद हो सके। ये प्राय डेंड्रॉन के सिरों पर पाए जाए, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके सिरों पर भी होते हैं ये। आपने देखा होगा, इससे पहले लेसन में मैं बता, जैसे ही एसिटाइल कोलाइन, तो कैल्शियम आयन का कार्य शुरू हो जाता है ना? तो यहाँ पे एसिटिल कोलिन क्या हुआ, एक वो केमिकल हुआ जिससे ये क्या हुआ, स्टिमुलेट हुए। तो इन्हें कोई ना कोई केमिकल चाहिए स्टिमुलेट होने के लिए, जब तक केमिकल नहीं मिलेगा काम नहीं चलेगा। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल, इनमें एक गेट लगा हुआ वोल्टेज, और ये किससे गेटेड हो रहे हैं? वोल्टेज से। वोल्टेज घटेगी और बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगी और बढ़ेगी, तो ही ये क्या होंगे, खुलेंगे या बंद होंगे। ये भी दो तरह के, एक पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल और एक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जब सोडियम के लिए वोल्टेज मिल जाएगी जितनी चाहिए, है ना, -70 मिलीवोल्ट, तो वो खुलेगा। पोटेशियम के लिए जब चाहिए, पोटेशियम जितनी वोल्टेज हो जाएगी, पोटेशियम वाला खुलेगा। चैनल है, काम बढ़ गई क्या? पोटेशियम क्या होगा, बाहर से, और सॉरी उल्टा हो गया, सोडियम क्या होगा, बाहर से अंदर आए, पोटेशियम क्या होगा, अंदर से बाहर जाए। लेकिन यहाँ पे कवर किसके पास हो रहा है, वोल्टेज। मैकेनिकल गेटेड चैनल, कोई मैकेनिकल, चाहे प्रेशर हो, टच हो, इस तरह की कोई घटना हो, तो ये चैनल खुलते हैं। ये प्राय सेंसरी ऑर्गन्स पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स पे मिलते हैं। अब बात आती है एक्सोलीमा, अब बात आती है किसकी, एक्सोलेमा की। एक्सोलीमा में इनमें दो प्रकार के चैनल्स होते हैं, कौन कौन से? एक लीकी चैनल और एक वोल्टेज गेटेड चैनल। एक्सोन में कौन कौन से चैनल है? लीकी चैनल एंड वोल्टेज गेटेड चैनल। क्लियर हुआ? चैनल्स के बारे में आया। चैनल्स क्या है? एक पैसेज है आयंस के लिए, दे आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच अलाउ परमेबिलिटी इनसाइड और आउटसाइड सम सर्टेन आयंस, है ना? दीज आर चैनल्स, दे आर स्टिमुलेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स, तो देयर नेम है लीकी चैनल। नाम ही लीक है, हमेशा लीक हुए रहेंगे, इसलिए उनका नाम लीकी चैनल रखा है। वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेट लगा के रखती है, बंद लगा के रखती है, वोल्टेज आ गई उतनी तो खुल जाएंगे, वोल्टेज नहीं आई तो बंद हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल, दोनों ही चैनल के कितने टाइप बताए मैंने? दो टाइप, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम चैनल की क्या विशेषता है? सोडियम कहां से आएगा? ईसीएफ से, बाहर से, कहां से? ईसीएफ से प्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, प्रोटोप्लाज्म में आएगा। अगर वो एक्सोप्लाज्म नाम दे रहे हैं तो एक्सोप्लाज्म में आएगा। ठीक है, मायोप्लाज्म नाम होता तो सार्कोप्लाज्म नाम होता तो सार्कोप्लाज्म में आता, यानी वो प्लाज्म में आएगा, सेल के अंदर आएगा। पोटेशियम लिखी चैनल, पोटेशियम, ये खेल तो हो जाता है बच्चों, ये सारा खेल तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी इस खेल के कारण यदि असंतुलन आ जाए, तो उस असंतुलन को दूर करने का काम कौन करता है? पंप। कौन है? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है सोडियम पोटेशियम पंप? सोडियम पोटेशियम पंप भी एक तरह के प्रोटीन ही है, बस वो क्या करते हैं, एटीपी खाते हैं। क्या करते हैं? एटीपी कंज्यूम करके काम करते हैं, क्योंकि पंप है ना भाई, पंपिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो तो तभी मिलेगी जब क्या करेंगे, पंप। लेकिन इनकी एक खास बात, पंप की क्या है?
पंपिंग जो करते हैं, 3 सोडियम बाहर, 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन इन। 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम इन। 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम इन। सोडियम आएगा सर, हैं? क्या आपने कहा सर? सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम आएगा। वो चैनल से कहा मैंने। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? पंप की। चैनल के साथ पंप को कंफ्यूज मत करो। वो सोडियम इतने आ गए अंदर, आके वो तो खा जाएंगे सेल के अंदर को, नेगेटिव कर देंगे। अब उसके लिए क्या है? पंप है। चैनल, चैनल का मतलब पाइप। आपके घर के अंदर पाइप है लगे हुए, कुछ पाइप में से पानी आ रहा है, कुछ पाइप में से कुछ गंदगी बाहर जा रही है ना? पानी बहुत सारा अंदर आ गया, अब उसे बाहर कैसे निकालें? चैनल से तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी तो एंट्री अंदर अंदर है। तो क्या चाहिएगा? पंप। क्या चाहिएगा? पंप। तो फिर पंप है। अब वो पंप कैसे काम कर रहा है? पंप का काम क्या है? पंप का काम अलग है, चैनल का काम अलग है। चैनल के काम को पंप के काम से कंफ्यूज मत कीजिए, यही समझा रहा हूं, है ना? 3 सोडियम इन, आउट, सॉरी, 3 सोडियम आउट और 2 सोडियम इन। एक और बात, एक और विशेष बात, अगर हम बात करें एक्सोलेमा की, एनसीईआरटी ने बहुत स्मार्टली एक लाइन लिख दी कि इन रेस्टिंग स्टेट एक्सोलेमा इज मोर प्रोबेबल टू पोटेशियम आयन। ये परमेबिलिटी किसके कारण आ रही है? पहले तो ये बताओ। जितना तुमने पढ़ा, परमेबिलिटी का मतलब जानते हैं? अंदर आना और बाहर जाना। परमेबिलिटी किसके कारण आई? मेन कारण चैनल्स के कारण। किसके कारण है भाई? चैनल्स हैं तो परमेबिलिटी है, चैनल्स ना हो तो कैसे परमेबिलिटी हो जाएगी भाई? कौन सी चीज अंदर आ जाएगी? अब वो पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पोटेशियम चैनल ज्यादा है, पोटेशियम चैनल। अब ये तो मैंने बताया, देखो सारी बातें समझो ध्यान से। सोडियम चैनल का मैंने बता दिया कि भाई सोडियम चैनल अंदर ला रहा है सोडियम, पोटेशियम क्या कर रहा है? बाहर कर। अब नंबर आता है, कौन से ज्यादा है? एक्सोलिमा पे, ये एक्सोलिमा बनी हुई है, कौन ज्यादा है भाई? कौन ज्यादा है इसमें? कौन सी प्रोटीन ज्यादा है? वो प्रोटीन ज्यादा है जो पोटेशियम को बाहर निकालती, यानी पोटेशियम चैनल का नंबर सोडियम चैनल से ज्यादा है। ये पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? सोडियम चैनल मोर इन नंबर देन पोटेशियम चैनल। इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं? चैनल समझ में आया सब बच्चों को? कोई बच्चा कंफ्यूजन में तो नहीं बैठा? क्योंकि मैं जब इसका इम्पल्स का प्रोपेगेशन समझाऊंगा, आपको इम्पल्स का ट्रांसमिशन समझाऊंगा, तो यही खेल चलेगा बेटा, है ना? तो ये चीज हमें पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये क्या चीज बता रहे हैं सर। सोडियम चैनल कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? सोडियम लीकी चैनल एंड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, दो तरह। दोनों चैनल्स क्या करेंगे? सोडियम सोडियम को बाहर से अंदर लाएंगे या अंदर से बाहर फेंकेंगे? बाहर से अंदर लाएंगे। एक मोटी लाइन याद रख लो भाई, बाहर से अंदर लाएंगे। पोटेशियम चैनल क्या काम करेंगे? किसे फेंकेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम को सेल के अंदर से बाहर फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर? उल्टा कौन करेगा इससे? पंप उल्टा कर रहा है। पंप क्या कर रहा है? सोडियम को क्या फेंक रहा है? बाहर। और पोटेशियम को क्या कर रहा है? पंप इसका उल्टा काम। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया पंप और चैनल का? या रह गया अब भी कोई कंफ्यूजन है? हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? एक्सोलेमा में कौन कौन से चैनल है? इनमें से चारों में से एक ही चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल, है ना? अब हम देखेंगे
कि भैया हमारी जो एक्सोलीमा है, जब वो रेस्टिंग स्टेज में रहती है, तो कौन कौन से चैनल काम कर रहे हैं? सारे चैनल काम, कोई भी चैनल रेस्टिंग बंद नहीं है, सारे चैनल काम कर। पंप का नहीं मैंने कहा, पंप नहीं काम कर, चैनल सारे के, है ना? तो कल कैसा पोटेंशियल हमें चाहिए, जो स्टिमुली है उसका थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, कितनी कोई वो इम्पल्स में चेंज हो सके, कहाँ इस बात का डिसीजन होता है, कैसे इम्पल्स पूरी नॉर्म में आगे बढ़ती है, किस प्रकार से करंट के रूप में, इसका हमें जिक्र करना। क्या केवल करंट के रूप में बढ़ती है, केमिकल के रूप में भी बढ़ती है, ये भी हमें देख, है ना? है ना? तो कल एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है नर्वस सिस्टम का हम समझेंगे, जिसमें कि हमारा न्यूरॉन जो है किसी को प्रोपेगेट करेगा, कंडक्शन करे, ट्रांसमिशन करे। क्लियर? तो आज तक सब बच्चों के बारे में ये बातें समझ में आ गई जो हमने समझाई? इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, न्यूरॉन के टाइप समझ में आ गए, चैनल समझ में आ गए, चैनल्स का फंक्शन समझ में आ गया, चैनल्स के टाइप समझ में आ गए, हैं? नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन समझ में आ गया, न्यूरॉन का है, और हमारे अंदर नर्वस सिस्टम किस किस टाइप के हैं ये समझ में आ गया। आज हमने इन बातों पे फोकस किया। कल हम फोकस करेंगे किस प्रकार से नर्व इम्पल्स हमारी नर्व में आगे बढ़। चैनल भी समझ में आया? वो बच्चा समझ में आया बेटा? चैनल समझ में आ गया नहीं आया ये बता। चैनल है, कौन सा चैनल पसंद आया? कितने चैनल बताया मैंने? चार। हम हमारे यहाँ कितना कितने से लेना दे रहा है एक्सो इसमें एक्सॉन में? दो का। लिकी है वोल्टेज, लिकी है, लिकी कितने प्रकार की बताए? कौन कौन से? सोडियम है। वोल्टेज गेटेड कितने प्रकार के बताए? दो। कौन कौन से? सोडियम है। चैनल सोडियम के बारे में क्या करते हैं? अंदर ला, बाहर से सोडियम को अंदर ला। पोटेशियम क्या करते हैं? हैं? अंदर से पोटेशियम आयन को बाहर इसी अर्थ में फेंकते हैं, जाओ बाहर। ठीक है, चलिए बैठ जाओ। ठीक है बच्चों, हैं? दूसरा किसका है? कल परसों दे दूंगा, संडे में बैठे रहूंगा आराम से। तो मंडे को देखूंगी, आज सैटरडे है, कल को दे दूंगा, संडे आज दियो, मैं इससे वही सुनिएगा। आज पर सिविल सिविल फिर इसका मुझे डाउट होगा। हमारे क्या
छोड़ जाएगी नहीं यार पढ़ने जाऊंगी ना छुट्टी है पढ़ने जा रही था अब मतलब इसमें जान ज्यादा सब कह रही थी हाँ खड़ी में पढ़ने की बहुत परेशान है याद है हमारी इसमें जाना थी ना कि और थोड़ी होगी दो दिन नोट मैंने ये फिर तो जो बदल गई नोट लेके सीजन लेके आएंगे ऐसा डेली मैं ऐसे जाना है मुझे तो नहीं पता
ऑनलाइन करना वो यही ऑनलाइन करना दिन भी स्टोरी वो वही बोले वो तो केवल तुम्हारे टेंशन ना वो खेल जाओ आज ये कभी कभी केवल तुम्हारे तो वो है Just in my time. वही नहीं ना करते सारा कुछ आया ना नहीं ना चिंता है चलो चिंता है चलिए चलिए
edit करा मैंने चलिए सारा निकल दी थी दावत की दे दी दावत नहीं मैं तो नॉन वेज खा लूंगा क्या वही खा चिकन नॉन चिकन चिकन अरे ऐसा करिए चिकन छोड़िए चिकन तो मैं खाता नहीं अंडे बनवा रहे हाँ हाँ तुमने मैंने क्या बात हाँ हाँ बना रहा तुम्हें बाहर खिलाएंगे वो दबा दे पनीर नहीं सकता कोई देख नहीं मैं नॉन वेज तो खाता हूँ सो दे दे बात करो वापस आ आज लंच मैंने लगा ठीक है मेरा बीच करना सही है बैठिएगा रिकॉर्ड करेंगे वाला मैं क्या पढ़ाएंगे ना वो जो कल का रह गया तो उससे करा दूंगा अच्छा एक घंटा यहाँ कर दूंगा ना इसको है ठीक है कल नया शुरू करते हैं